हेलो एवरीवन, मैं आयुष अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं एक्सप्लोर विद आयुष के सेकेंड एपिसोड में। आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहता है और हर इंसान के कुछ ना कुछ सपने हैं, वो उसे पूरा भी करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि उसे पता नहीं होता कि अपने सपनों तक कैसे पहुँचा जाए। हर इंसान के अंदर हर इंसान को कुछ ना कुछ हॉबीज़ हैं और उसे वो चाहता है कि अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट करे, लेकिन उसे एक कनेक्टिंग डॉट ढूंढ रहा होता है जिसे प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सके। आज हमारे इस एपिसोड में हमारे बीच एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने टीचिंग प्रोफेशन को अपने पैशन में कन्वर्ट किया। हम उनके मुंह से उनकी स्टोरी सुनेंगे कि उन्होंने वो सब कैसे किया और हम उनकी स्टोरी से सीखने की कोशिश करेंगे कि हम उस अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उनको मैं बुलाने से पहले उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जिस उम्र में हम लोग पढ़ाई किया करते थे उस उम्र से ही उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया था। प्लीज़ हेल्प मी इनवाइट आवर गेस्ट मिस्टर रविकांत पाठक, हु इज़ करेंटली वर्किंग एज अ फिजिक्स टीचर इन कृष्णा सुदर्शन सेंट्रल स्कूल विक्रमगंज एंड also working as a managing director at Mastermind Career Institute. Over to you, Ravi. Thank you very much. Now, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जो टीचिंग प्रोफेशन है जब मैं स्टैंडर्ड 12th 11th में था। ओके। फैमिली इकोनॉमी अच्छी ना होने की वजह से बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सनबीम मेरी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं एज अ सनबीम स्कूल में पढ़ सकूं, लेकिन मेरे पेरेंट्स थैंक्स टू जिन्होंने बहुत मेहनत करके उस जगह पे मुझे ले गए। मैं 11th में था तो स्कूल फी भी बहुत ज़्यादा था और कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी पैसे लगते थे। ओके। तो एट दैट टाइम हर मंथ में ये फैमिली में प्रॉब्लम आती ही थी कि इतने सारे पैसे लग रहे हैं, सुनने को मिल जाता था। तो एट दैट टाइम मैंने ये जो प्रॉब्लम थी अपने टीचर को बताया, थैंक्स टू आकांक्षा मैम जो हमारी कोऑर्डिनेटर थी स्टैंडर्ड 11th में। उन्होंने मुझे थोड़ी सी गाइड की और बोला कि बेटा तुम एक होम ट्यूशन ले लो। ओके। तो उस समय मैंने मैम को बोला ठीक है मैम, ये मेरी प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी और मेरे जो पीछे वाले सिलेबस हैं वो सारे रिवाइज भी हो जाएंगे। तो उन्होंने ही सबसे पहले एक 9th का बच्चा था, क्लास 9th का बच्चा RN इंटरनेशनल स्कूल का बनारसी में, ओके। उसको मैंने पढ़ाना शुरू किया। वहाँ से लेके आज तक धीरे धीरे इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी मुझे प्रॉब्लम फेस करना होता था। इतने सारे सिलेबस के बावजूद, सिलेबस भी बहुत सारे होते थे और उसके बावजूद मुझे उसको टाइम देने पड़ते थे, लेकिन मैंने किया, इसको स्टार्ट किया। फिर आगे चल के भी मैंने इसको जैसे ही मैं घर आया 16 में 12th पास आउट हुआ। 12th आफ्टर पासिंग मेरे दादाजी को आई हैमरेज हुए और छोटा वाला भाई भी उसको भी थोड़ी प्रॉब्लम हुई। बहुत सारी चीज़ें एक साथ थी समस्या के तौर पे, लेकिन मैंने अपने आप को रुकने नहीं दिया। 16 में मैंने ही पढ़ाना शुरू कर दिया। आफ्टर पासिंग द क्लास स्कूल को ज्वाइन कर लिया। ओके। वहाँ भी मेरे एक जान पहचान के मतलब मेरे शरीक थे, मेरे गुरुजी रह चुके हैं। मैंने ये प्रॉब्लम उनको बताया, उनका नाम है ब्रिस्पेटू सर बोले कि आ जाओ बेटा, मैं तुम्हें चांस देता हूँ। और वहाँ से मैंने टीचिंग करियर स्टार्ट किया। स्कूल में ही ज्वाइन किया मैंने कृष्णा सुदर्शन सेंट्रल स्कूल, क्योंकि मैं वहाँ पे एज अ स्टूडेंट भी पढ़ चुका हूँ। अप टू 10th मैंने वहाँ से किया और मैंने अपने प्रॉब्लम को सर को बताया। सर ने मुझे वहाँ पे मौका दिया, मैंने अच्छा परफॉर्म किया। फिर धीरे धीरे जैसे ही और बच्चों सबको मैं थैंक यू भी बोलना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने मुझे इतना लाइक किया और मुझे बहुत सारी प्यार दिया उन्होंने। और जैसे ही मेरे स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ते गए मैंने कोचिंग का प्लान किया। तो कोचिंग का प्लान किया और उसके बाद और अभी तक अच्छा चल रहा है, रन कर रहा है। स्टडीज़ के साथ साथ आप स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाने, मतलब हम लोग ने देखा है कि हम लोग अपनी स्टडीज़ ही नहीं कंप्लीट कर पाते, तो आप अपनी स्टडीज़ के साथ साथ आप दूसरे स्टूडेंट्स को कैसे पढ़ाने में, मतलब कैसे टाइम मैनेजमेंट करते थे ये चीज़? टाइम मैनेजमेंट की बात है, आपको तो हम लोग को स्टैंडर्ड 12 की
मैनेजमेंट टाइम इतनी बिजी शेड्यूल थी, आपको पता ही है। हाँ। सुबह मॉर्निंग में जग के 7 साढ़े 7 बजे हम लोग की स्कूल होती थी और 1:30 बजे छुट्टी, और 3 बजे से हम लोग का कोचिंग स्टार्ट होता था, तो अप टू नाइट 8 PM तक कोचिंग भी चलती थी। और हाँ, सबसे पहले तो शायद मुझे याद है कि मैं उस समय बनारस सुंदरपुर से जो सन सिटी है हम लोग का, लगभग 14 किलोमीटर का डिस्टेंस था, और मैं इकलौता जो बच्चा था उस समय मैं साइकिल से जाया करता था, और 14 किलोमीटर आना, 14 किलोमीटर जाना, तो 28 किलोमीटर उस समय मैं साइकिलिंग करता था, फिर स्कूल जाता था, जो कि मुझे 6 o'clock मॉर्निंग में ही निकलने पड़ते थे स्कूल के लिए, और मैं 3:30 तक घर आता था शाम में। और उसके बाद खाने पीने की जो टेंशन होती थी, खाना पीना भी खुद से ही बनाना होता था स्टैंडर्ड 11th में। तो ये सारी चीज़ें कभी कभी ऐसी होती थी। सबसे पहले मैं उस बच्चे को पढ़ाने जाया करता था आफ्टर स्कूल। 1 घंटे 1.5 घंटे पढ़ाने के बाद मैं वहाँ से कोचिंग जाता था, और कोचिंग छूटने के बाद लगभग 7 बजे रात को मैं घर आता था, और जो पैसे मुझे मिलते थे, मैं खाना बनाता नहीं था। होता क्या था मेरे साथ कि 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद कोचिंग से आने के बाद मेरे पास जो पैसे होते थे, मैं इसीलिए शायद मम्मी को भी नहीं बोलता था, परेशान नहीं करता था कि मम्मी तुम आ जाओ मेरे यहाँ, क्योंकि घर में मम्मी भी अकेली थी और फैमिली को भी देखना होता था, बुला भी नहीं सकता था मम्मी को। तो 7 बजे के बाद मैं जाता था, मेरे पास जो भी पैसे होते थे, उस समय 30 to 45 रुपये की वन टाइम मील मुझे मिल जाते थे, ऐसे खासे 45 रुपीज़ लगते थे। मैं उनको वहाँ पे जाके खा लेता था। मैं रोज़ पेमेंट करता था, डेली, मैं पर मंथ बेसिस पे नहीं वहाँ जाता था खाने के लिए, क्योंकि मेरे पास कब पैसे हैं नहीं है इस बात का भी ध्यान देना होता था। तो वहाँ से हाँ, लास्ट में मंथ के एंड में भी ऐसे हो जाते थे कि मेरे पास पैसे ख़त्म हो जाते थे। तो कुछ पैसे जब बचते थे मेरे पास, तो जैसे 200-300, तब मैं खुद से खाना बनाना शुरू कर देता था, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी करनी होती थी, इसलिए मैं खाना खुद से प्रेफर नहीं करता था। और वहाँ से टाइम मैनेजमेंट, फिर कभी कभी ऐसे भी होते थे कि जैसे स्कूल ड्रेस में था वैसे ही कोचिंग, और वैसे ही फिर रात में सो जाना, वैसे ही मैं सो जाता था। फिर वहाँ से मॉर्निंग टाइम में कभी कभी ब्रश करके वैसे ही फिर नहा के सेम ड्रेस पे मैं निकल आता था स्कूल। टाइम मैनेजमेंट की बात है तो सिर्फ और सिर्फ मैं ज़्यादातर पढ़ने की ही फोकस करता था। बहुत कम ही ऐसे होते थे कि मैं अपने से कोशिश करता था कि मैं ज़्यादा टाइम जो है दूसरे चीज़ पे ना दूँ, एक्स्ट्रा एक्टिविटी पे, ताकि मेरे पेरेंट्स मुझसे एक्सपेक्ट करते थे कि मेरे अच्छे मार्क्स हैं। तो मैं कभी भी मुझे जो टाइम मिले, पार्क घूमने के तौर पे, घूमने तो कभी जाता ही नहीं था, पार्क में जाता था, वहाँ पढ़ने लगता था। DLW में पार्क हुआ करता था, रोजर सर की क्लास करके, थैंक्स टू रोजर सर, जो मुझे टाइम मैनेजमेंट, उन्होंने जो भी टाइम मैनेजमेंट करता था वही डिसाइड करते थे, और वो हमेशा गाइड करते रहते थे कि बेटा देखो टाइम मैनेज करो, और ओनली यू हैव टू फोकस ऑन द स्टडी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो, क्योंकि तुम्हारा ही जो तुम पढ़ोगे वो तुम्हारे लाइफ में तुमसे कोई नहीं लेगा, और तुम्हें खास करके मेहनत करनी होगी। और रोजर सर जो है आज तक से कभी भी मुझे फ़ी के लिए डिमांड नहीं किया उन्होंने, स्पेशल थैंक्स टू हिम। और एज अ मेंटर वो उन्होंने काफ़ी मुझे हेल्प किया है, अभी तक वो भी गाइड करते रहते हैं, टाइम मैनेजमेंट भी सिखाते रहते हैं। साथ ही साथ उसके बाद मैं रात में कभी बहुत टाइम हार्ड स्ट्रगल किया था मैंने उस टाइम, 12 बजे तक 1 बजे तक मैंने पढ़ाई किया करता था। बहुत ही एक जो लाइफ थी बहुत ही स्ट्रगल टाइम से गुजर रहा था, बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए पेनफुल भी था, लेकिन मैं कभी अपने आप को मतलब एज अ सिंगल पर्सन नहीं समझा, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लोग थे, और जो मुझे गाइड कर जूनियर था आयुष, उसकी बात तो अपने एज अ बेटा के तौर पे ही मुझे पैसे भी प्रोवाइड करती थी कि बाबू रख लें, और खाने हैं सब कुछ, बहुत बार मतलब 1 month 2 month उन्होंने काफ़ी हेल्प किया। अच्छा, आयुष सिंह, अभी वो आयुष जो है हम लोग का छोटा वर्क कर रहा है, और वो पायलट की प्रिपरेशन कर रहा है।
जो अभी रिसेंटली आप एज अ एमडी कैरियर मास्टरमाइंड कैरियर इंस्टीट्यूट में हो, तो वहाँ पर आप मतलब वो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने का कैसे क्या सोचा आपने, कैसे खोला कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्या क्या दिक्कतें आई खोलने में? सेटअप था, मैं अपने अंदर से लिया था। और स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम थे वो मनी प्रॉब्लम था कि मैं किस प्रकार से इसको सेटअप करूं, कैसे करूं। ओके। मुझे आइडिया नहीं मिल रहे थे। तो इस प्रकार से मैंने जब स्कूल ज्वाइन किया था 16 में, वहाँ से मैंने कमाना शुरू किया। होम ट्यूशन भी था, बच्चे भी पढ़ने आते थे। और उस समय मैंने ऐसे कोई इकट्ठा शुरू किया, मतलब मैंने अरेंज करना शुरू किया, अपने पास रखने की कोशिश की। स्कूल का जो पेमेंट होता था ट्यूशन से भी जो आते थे, मैंने उसको अपने पास उसको सेव करना शुरू किया। और स्पेशल थैंक्स टू द माय फ्रेंड्स, माय ब्रदर शुभम आनंद, जो कि मुझे हमेशा एज अ बिग ब्रदर की तरह लीड किए। और उनका भी काफ़ी हाथ रहा है कोचिंग को खोलने में, सपोर्ट रहा है। हमेशा गाइड करते रहते मुझे। तो और इस चीज़ से जो मेन प्रॉब्लम था मनी का ही इशू था, लेकिन मैंने इसका प्लान बहुत पहले ही कर चुका था कि नहीं, मैं कोचिंग को डालूंगा ही, खोलूंगा ही। और उसी समय से मैं पैसा को अरेंज करना शुरू किया 16 से, जब मैं 12th पास आउट हुआ था। और आज 2019 मैंने इसको अपने सपने को पूरा किया एज अ एक। उसके पहले भी मैंने जो बच्चे मेरे निकले थे वही मेरे रिजल्ट हुए और वही मेरे एडवर्टाइज़र भी हुए। मार्केट में भी उन्होंने मेरा नाम अच्छा खासा, उन्हीं का देन है। मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रखा था। तो इसीलिए मैंने इस जो कोचिंग है, मैं एज अ सक्सेसफुल कोचिंग की तरह रन कर रहा हूँ, जो मुझे काफ़ी प्राउड फील होता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपको कि आपका सर कोचिंग का आगे का विजन क्या है सर, आने वाले 5 साल का? आने वाले 5 साल कोचिंग में जो विजन है, मेरा मेन एम जो है, मैं ऑलमोस्ट जो मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी बच्चे उनको जो एजुकेशन है फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके। फ्री ऑफ कॉस्ट टोटल। मैं क्योंकि अभी मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो मुझे मनी की ज़रूरत होती है। इसकी वजह से थोड़ा बहुत मैं बच्चों से तो फ्री डिमांड कर लेता हूँ। लेकिन आने वाले दिनों में 5 सालों में मेरे जो लोकल बच्चे हैं, लोकेलिटी के जो बच्चे हैं, रियली मेरा सपना भी है, ड्रीम भी है। मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने के चक्कर में मतलब प्लान कर रहा हूँ कि उनको कैसे पढ़ाया जा सके। और बेस्ड एजुकेशन हमारे लोकेलिटी के, क्योंकि बच्चों को एक जगह मतलब एजुकेशन नहीं मिल पाता। बच्चे इधर से उधर भागते चलते हैं, किसी को फिजिक्स, किसी को मैथ, किसी को मतलब एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के टीचर ही मिल पाते हैं। तो मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि मेरे जो कुछ भी हैं, मुझे कुछ एरियाज हैं, विक्रमगंज, सासाराम, डिहरी ऑन सोन और भी, तो मैं इन सब जगह एज अ मतलब प्लान करना चाहता हूँ कि हर जगह मैं एज अ कोचिंग सेटअप डाल दूँ। और ऑलमोस्ट लड़कियों को खास करके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तौर पे मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देने के प्लान में हूँ, जो कि मेरा एक ड्रीम है। ओके। और नेक्स्ट 5 ईयर विजन जो है, मैं इसको और भी आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बहुत बहुत अच्छा सर विजन है आपका कि इस समय सर ट्रेंडिंग में भी है, इस समय बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ। और सर आपका बहुत अच्छा विजन है सर। मैं आशा करूंगा कि सब लोग इस विज़न के बारे में सोचें। और मेरा एक क्वेश्चन ये है कि अपनी लाइफ का एक ऐसा मोमेंट बताइए जो कि आप चाहते हैं आपकी लाइफ में बार बार आए, और एक ऐसा मोमेंट बताइए जो कि आप चाहते हैं अपनी लाइफ में दोबारा कभी ना आए। हमारा जो है कि मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ हमेशा लाइफ में आए, वो स्कूल टाइम, बचपन की, मैं जो बचपन है मेरा, जो बचपन था, मुझे कभी एहसास नहीं हुआ था कि इन जो मेरी बचपन की यादें थी, मुझे कभी मतलब मैं सोच नहीं पाया था कि मेरे साथ आगे चल के इतनी कठिनाइयाँ होंगी। शुरुआती जो बचपन के डेज हैं, मैं उन बचपन के दिनों को और याद करके और हर बार मैं सोचता हूँ कि काश मेरी ज़िंदगी में वैसी लाइफ बार बार आए जो मेरा बचपन का हुआ करता था। लेकिन अभी भी मैं अपने आप को कभी भी वो नहीं होने देता हूँ, जैसे कि जो
हमेशा नहीं होता है एज अ कि गिल्टी फील करना कि क्या से ऐसा मेरे लाइफ में नहीं आ रहा है या फिर इस प्रकार से। हमेशा अच्छे के बारे में सोचो और वैसा ही सोचना चाहता हूँ और बार बार मैं बचपन की दिनों को याद करके और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। चलिए, बचपन के दिनों को मैं काफी मिस करता हूँ। मैं ऐसा सोचता हूँ कि वही मेरे दिन मेरे साथ बार बार आए और वैसा हो मेरे साथ जैसे पहले हुआ करते थे। चलिए, बहुत अच्छा है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से कि एक मैसेज जो आप अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं। जो मैसेज है बच्चों को, स्पेशल मैसेज उनके लिए जो अभी मतलब मेरे जो बच्चे हैं सबके यहाँ जो एज अ जो है प्रॉब्लम होती है, मनी की ही प्रॉब्लम होती है मेरे हिसाब से, मैं जो सोचता हूँ। तो मैं एक बच्चों को मैसेज दूंगा कि हमेशा डिसीजन जो है टेकर बनो, डिसीजन मेकर के साथ साथ डिसीजन टेकर भी बनो। जो भी तुमको लगता है अपने लाइफ में जो तुम करना चाहते हो उस चीज को बेसिकली अगर दिमाग में वो चीजें चलती हैं तो आप बिल्कुल उसको करो, डिसीजन को लो। कभी भी दो बातों में अपने आप को मत उलझाओ, मतलब अपने आप को मत उलझाओ मुझे ये करनी है या नहीं करनी। हमेशा अपने आप को अप्रिशिएट करो कि नहीं मुझे ये करना ही करना है। साथ ही साथ जो मैसेज है, और हाँ इसके साथ साथ आप जो है अपने पेरेंट्स का भी जो है उनको भी ख्याल रखो कि कहीं इन सब चीजों की वजह से आपके पेरेंट्स को तो हर्ट नहीं हो रहा है, उनको भी साथ लेके चलना है। और साथ ही साथ एक मैसेज और भी है कि दुनिया में ना जो हमारे गुरुजी दिया करते थे कि दो तरह के लोग होते हैं, एक तेज आदमी जैसे जिसको हम लोग इंटेलिजेंट पर्सन बोलते हैं, और एक जो फुलिश मूर्ख आदमी। तो सर का कहना था कि जो आदमी मूर्ख आदमी किसको बोलेंगे और इंटेलिजेंट पर्सन किसको बोलेंगे। तो जो आदमी दो आदमी काम को सोचता है और उसको पूरा करता है वही इंटेलिजेंट है। शायद यही मैंने भी इसको ऐसे ही डिफाइन किया है एज अ मतलब गुड इंटेलिजेंट पर्सन को, कि जो काम को सोचता है और उसको पूरा करता है वो इंटेलिजेंट है, और जो किसी काम को सोच के नहीं करता है वो एज अ फुलिश है, मतलब मूर्ख व्यक्ति है। तो मैं बच्चों को यही बोलूंगा कि स्टूडेंट अपने लाइफ में डिसीजन टेकर बनो और हमेशा जो काम सोचते हो उसको पूरा करो, उसको करके दिखाओ। बहुत अच्छे मैसेज सर आपके। सर कुछ ओके सर, नाउ कम्स फॉर द क्वेश्चन राउंड। सर कुछ क्वेश्चंस आए हैं स्टूडेंट्स के। एक सिमरन सिंह का क्वेश्चन है सर, हम सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं बट सिंपल MBA का कोर्स भी पढ़ना पड़ता है सर, वो हाउ शुड वी मैनेज आवर ओन टाइम। मतलब हम सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहे हैं और MBA भी कर रहे हैं सर, टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए? टाइम मैनेजमेंट जो प्लानिंग होना चाहिए वो खुद का हमें होना चाहिए। मैं अपने आप को जानता हूँ कि मैं अपने से बेहतर मतलब दूसरा कोई मुझे नहीं जान सकता है कि मैं कर क्या रहा हूँ और मुझे करनी क्या चाहिए। तो टोटली यू हैव टू फोकस, अपने आप पे ही आपको ध्यान देने पड़ेंगे और आपका एम जो है मतलब आप अपने दिमाग में जो है ना उसी बातों को रन कराना है कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्या मैं उन जो चीज़ों जो मेरा एम है क्या मैं उनको फोकस कर पा रहा हूँ, क्या मैं डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो पा रहा हूँ। इन सारी बातों का मुझे ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले, और जो डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें उसे तो आप दूर ही रहिए। और साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि जो स्ट्रगल तो मतलब हार्ड वर्क ही एक जो है हमारे पास जो अपने लाइफ में मुझे सक्सेसफुल बनाती है। तो आप सर्विसेज की तैयारी भी कीजिए और आप MBA जो मैनेजमेंट है उसको भी सीखिए। मैनेजमेंट में बहुत तरह की मैनेजमेंट होती है, टाइम मैनेजमेंट एंड साथ ही साथ मनी मैनेजमेंट, तो ये आपको सीखने पड़ेंगे। और आजकल के जो टेक्नोलॉजी का यूज है, आप टेक्नोलॉजी का भी यूज करके अपना टाइम मैनेजमेंट को मतलब टाइम को मैनेज कर सकते हैं। मल्टीपल्स आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमेशा खुद का काउंसलिंग कराते रहिए, अच्छे काउंसलर से मिलिए जो आपको हमेशा गाइड करते रहेंगे कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, मनी मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो जितनी भी काउंसलिंग होती है, वर्कशॉप होती है, आप उसको कभी मिस मत कीजिए। Then you will get then you will get and learn how should you have to manage the time and manage the money to move forward in your life. Okay.
सर आपके साथ आपकी सर इंस्पिरेशनल जर्नी सर सुन के बहुत अच्छा लगा सर। और मैं आशा करता हूँ कि सर जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आए हैं और जितने भी ऑडियंस हमारी आने वाले टाइम में आएगी सर, आपको आपकी स्टोरी से बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पिरेशन मिला। और बहुत सारे लोग ऐसे, जैसे आपने बताया कि आपने अपनी पैशन को कैसे, टीचिंग पैशन को कैसे प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया। सर बहुत सारे लोग ऐसे ढूंढते रहते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपकी स्टोरी से लोग कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को। और इसी के साथ मैं शो का एंड करना चाहूँगा। थैंक यू सर फॉर कमिंग विथ मी ऑन दी एक्सप्लोर विथ आयुष एपिसोड 2। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे किसी नए शख्स के साथ, और हम लोग उनकी स्टोरी से हम लोग जानेंगे कि उन्होंने वो सब कैसे किया। और दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी। थैंक यू ऑल। थैंक यू। वेलकम सर।